हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना जो चैप्टर कर रहे हैं वो है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब तक हमने होल्डिंग कंपनी में होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी किया है। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो ये था कि जब एक्विजिशन होता है वो ड्यूरिंग द ईयर होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने ऐसे प्रॉफिट को एडजस्ट करना है जो कि अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे है वो देखो। जब होल्डिंग कंपनी जो है उसका सब्सिडरी कंपनी से मान लो एक्विजिशन होने से पहले कुछ ट्रेड चल रहा है उनका किसी न किसी चीज़ को लेके, और एच ने एस क्या कंपनी है जो कि बेची जाएगी एच को। एच है होल्डिंग, एस है सब्सिडरी कंपनी। तो जो सब्सिडरी कंपनी है मान लो उसने एक्विजिशन से पहले एच को कुछ सामान बेचा, और एच लिमिटेड की जब एच लिमिटेड ने क्या किया, सामान जो एस से ख़रीदा था, ठीक है, जो एस से सामान ख़रीदा था वो उसका सारा ना बिक के थोड़ा सा बिका है। तो मान लीजिए 100% नहीं बिका, वो सिर्फ 70% ही बिका है। तो जो 70% तो बिक गया, जब जो 30% है वो अनरियलाइज्ड है, तो उस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये वो टॉपिक है। उसका हमारा जो अफेक्ट होगा वो हमारा दो चीज़ों पे पड़ता है। देखो, सपोज़ एस लिमिटेड जो कि सब्सिडरी कंपनी है वो सामान बेचती है एच को 40,000 रुपये का एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज़, 10,000 का प्रॉफिट है। एट द एंड ऑफ ईयर एच जो है नहीं बेच पाता, उसके पास हैज़ स्टिल इन इन्वेंट्री 1/5 ऑफ द गुड्स। जो उसने 40,000 का सामान खरीदा था उसका 1/5 अभी भी उसके पास है। द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो जो अनरियलाइज्ड ये 10,000 प्रॉफिट है टोटल का, तो जितना सामान नहीं बिका वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा 1/5। 2,000 रुपये ऐसे हैं उस प्रॉफिट के जो रियलाइज़ ही नहीं हो पाए। एस को हुआ था प्रॉफिट, उस प्रॉफिट उस 10,000 का कुछ पार्ट ऐसा है जो रियलाइज़ नहीं हुआ था, तो वो अनरियलाइज्ड जो प्रॉफिट है, ऐसे प्रॉफिट को क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड। इट विल नॉट बी सेंट टू प्रॉपर टू द क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट विद सच अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो बेसिक इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये हमारी दो चीज़ों को अफेक्ट करेगा। एक तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को, जो कि होल्डिंग कंपनी एट द एंड अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है, उसमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो डालती है, वहाँ पर आपका ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस तरह से जितना भी अमाउंट बनेंगे आपके सम में, यहाँ पर एग्जाम्पल में 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये एक तो आपके इसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे, और साथ ही दूसरा इफेक्ट कहाँ डालेंगे, ये आपकी एग्रीगेट इन्वेंट्री पर। ये आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होने की वजह से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से भी माइनस होगा, और इन्वेंट्री जो कि आपकी बच गई है, नहीं बिक पाई, उसमें से भी सेम अमाउंट आपका माइनस किया जाएगा। इस तरह से इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। इसके ट्रीटमेंट के साथ जो डीलिंग की जाती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है कि जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि इन केस देर आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन द सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी कंपनी में अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी हैं तो उनका अलग से शेयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू एडजस्ट फॉर देयर शेयर ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जो रिकमेंडेशन AS 21 कहता है वो ये कहता है कि पूरा का पूरा जितना भी अनरियलाइज्ड अमाउंट है वो आप एक तो प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, और दूसरा इन्वेंट्री उसके में से उतने अमाउंट से कम करके दिखा देंगे, और आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जितना भी इंटरेस्ट बना है का जो हम डालते हैं हेडिंग, उसमें आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं शो करेंगे। इसका इलस्ट्रेशन है जैसे ये देखो। इसमें जो डिफरेंट पॉइंट है मैं आपको वो बताऊंगी, बाकी इलस्ट्रेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो देखो 36 मार्च 2016 में बैलेंस शीट है एच और एस की, वो कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर दोनों का गिवन है, ये इसका 8 इसका 2, फिर जनरल रिजर्व है, फिर सरप्लस है दोनों के, फिर करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल दोनों के गिवन है, उसके बाद करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स हैं, दोनों की ऐड होंगे जो कंसोलिडेटेड बनाएंगे।
अब 75% शेयर है 2,80,000, इसका मतलब माइनॉरिटी शेयर कितना है 25%। फिर है करंट असेट्स में इन्वेंट्री गिवन है हमें और अदर करंट असेट्स गिवन है। अब आगे सम में कहता है कि ड्रॉ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग थिंग्स। एच लिमिटेड एक्वायर द शेयर्स, देखो 31 जुलाई 2015 को एक्वायर हुए हैं, इसका मतलब 3 महीने बाद एक्विजिशन हुई है। 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो गए होंगे, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून और वो भी जुलाई में जाके, मतलब कि 4 महीने ही हो गई है। 4 महीने का प्रॉफिट यहाँ पर आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में माना जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी 2016 का जितना भी प्रॉफिट होगा उस ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट का आप 4 महीने का निकालोगे। वो 4 महीने का प्रॉफिट आपका कैसा होगा, कैपिटल प्रॉफिट में आप उसे ऐड करके दिखाओगे, क्योंकि एक्विजिशन से पहले का जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है और उसके बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि एस लिमिटेड ने अर्न किया है प्रॉफिट 45,000 का फॉर द ईयर एंडेड 2016 में, 45,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। फिर उसके बाद और बैलेंस शीट में आपका सरप्लस गिवन है 55,000, इसका मतलब इसमें पिछले साल का भी इंक्लूड है, और ये 45,000 जो है आपका 2016 का है। तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट इतना हो जाएगा आपका 10,000 का, ठीक है, दोनों का गैप। फिर है जनवरी 16 में एस लिमिटेड ने अपनी गुड्स सेल करी हैं एच को 15,000 की कॉस्ट थी, जिनकी 20,000 में बेची हैं, 5,000 का प्रॉफिट है। 31 मार्च 2016 को हाफ ऑफ दीज गुड्स वर लाइंग अनसोल्ड इन द गोडाउन्स ऑफ एच लिमिटेड, इसका मतलब जो 5,000 का प्रॉफिट है इसका हाफ करोगे आप, इतना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा आपका, क्योंकि उसने खुद बोला है हाफ ऑफ द गुड्स वर लाइंग अनसोल्ड, आधी सामान ऐसा है जो कि बिका नहीं है। तो टोटल प्रॉफिट दोनों सारा 5,000 है और हाफ कर दोगे उसका, क्योंकि आधा सामान नहीं बिका है 2,500, तो ये जो 2,500 रुपये है इसका ट्रीटमेंट आपका क्या होगा, एक तो आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से ये जो आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे उस प्रॉफिट में से ये आपका माइनस होगा, एक तो वहाँ से माइनस होगा, दूसरी चीज़ इसकी इन्वेंट्री में से ये माइनस होगा। जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो जब आप इन्वेंट्री दोनों ऐड करोगे ए और बी की, ये 1,05,000 प्लस 1,77,000, इसमें से आपको ये 5,000 का हाफ 2,500 रुपये ये आपको माइनस करने पड़ेंगे। ये इसका इफ़ेक्ट इस तरह पड़ेगा। अब देखो आपको सम करने से पहले इतना हमें, अब जो इतने हम सम कर चुके हैं, आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें सम शुरू करने से पहले, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ वर्किंग नोट है जो हमें बना के रखने पड़ते हैं पहले। तो उसमें हमारे 4 टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पहले से तैयार रखने पड़ते हैं बना के। एक तो रिवेन्यू प्रॉफिट, एक कैपिटल प्रॉफिट, तीसरी गुडविल का अमाउंट या फिर कैपिटल प्रॉफिट जो भी होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालनी पड़ती है यहाँ से, और एक चौथी चीज़ क्या होती है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट निकालना होता है। अब ये 4 तो निकलेंगी। अब 5th चीज़ यहाँ पे हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हमारी ये 5 चीज़ें इस सम में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनने से पहले तैयार रखनी चाहिए हमें बना के। तो यहाँ पे देखो अब रिवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट का मतलब कब उठता है, जब आपकी एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो, मतलब प्री और पोस्ट एक्विजिशन का कॉस्ट का केस जब बनता है, ठीक है। तो रिवेन्यू प्रॉफिट कौन से होते हैं, जो कि एक्विजिशन के बाद के हैं। एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट हमारे कौन से हैं, ये हैं हमारे, जैसे 45,000 उसने कहा है कि 2016 में उसने कमाए हैं 45,000, ये उसके 2016 के हैं। तो 45,000 का हम 4 महीने का निकाल के देखेंगे और 8 महीने का निकाल के देखेंगे। 4 महीने का तो कहाँ चला जाएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास। सॉरी, ये जो 4 महीने का है ये उसका कहाँ पे जाएगा, आपका कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि 4 महीने के बाद एक्विजिशन हुआ है। तो रिवेन्यू प्रॉफिट जो हम निकाल रहे हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट मतलब कि एक्विजिशन के बाद का, तो इसीलिए इसके पीरियड कहाँ से शुरू होता है, 1 अगस्त से 31 मार्च, 8 महीने बने ये। तो 45,000 का 8 महीने का प्रॉफिट बना 30,000। इस 30,000 प्रॉफिट में से
एच का हिस्सा कितना है और माइनॉरिटी का कितना है वो निकालेंगे। एच का हिस्सा पहले निकाल दिया हमने 30,000 का 75%, इस प्रॉफिट का 75% कितना बना 22,500। इसका मतलब 22,500 एच का हिस्सा है, बाकी बचा हुआ माइनॉरिटी का है। फिर है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इसका मतलब कैपिटल प्रॉफिट का क्या मतलब है, एक्विजिशन से पहले का। एक्विजिशन से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, पिछले साल का जनरल रिज़र्व जो पड़ा हो वो बांटते हैं। जनरल रिज़र्व कितना है, यहाँ पर जनरल रिज़र्व के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम बैलेंस शीट में जाके जनरल रिज़र्व उठाएंगे और सब्सिडरी कंपनी का। सब्सिडरी का जनरल रिज़र्व है 70,000, ये हमें दे रखा है सरप्लस। एस लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है 70,000 उसका जनरल रिज़र्व है, तो यहाँ से ये उठाएंगे जनरल रिज़र्व प्लस सरप्लस देखेंगे हम ड्यूरिंग द ईयर का। यहाँ पे हमें 55,000 गिवन है, यहाँ पे हमें 55,000 गिवन था, और यहाँ पर कहता है कि साल का प्रॉफिट इतना है, तो मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट 10,000 कमाया है उसने। ड्यूरिंग द ईयर जब एक्विजिशन नहीं हुआ था उससे पहले के टाइम में, उस टाइम पे प्रॉफिट 10,000 कमाया गया, वो प्रॉफिट भी जमा होगा यहाँ पर। फिर एक्विजिशन से पहले और क्या क्या है, 45,000 का जो प्रॉफिट था 4 महीने का निकालेंगे, वो ऐड होगा, ये तीनों चीज़ें ऐड होंगी, ये आपका टोटल बना कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। फिर हमें अगली चीज़ निकालनी होती है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल, या जो भी निकलेगा अमाउंट डिपेंड करता है माइनस कौन सी चीज़ बड़ी है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल निकालने के लिए हमें क्या देखते हैं, सबसे पहले कि हमने शेयर एक्वायर करने के लिए कितना अमाउंट पे किया है। 2,80,000 दिया है, और हमें बदले में क्या क्या मिला है। एक तो हमें मिलना चाहिए कैपिटल प्रॉफिट का, देखेंगे देखो हमें 2,80,000 हमने दिया है, हमें बदले में क्या क्या मिला है, उसकी शेयर कैपिटल में से 75% हिस्सा मिला है ये। फिर कैपिटल प्रॉफिट हमें मिला है, कैपिटल प्रॉफिट में से ये इसका 75%, ये दो चीज़ें हमें मिली हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि हमने दिए तो 2,80,000 हैं, हमें देने कितने चाहिए थे, 2,21,000 देने चाहिए थे, हमने एक्स्ट्रा ही दिए हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा पेड जो भी अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, गुडविल का अमाउंट कहलाएगा, ये 58,750। अब हमने अपना नेक्स्ट क्या निकालना है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी को क्या क्या मिलता है, एक तो इसको रिवेन्यू प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाता है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट में से मिलता है। माइनॉरिटी को देखो क्या क्या मिलेगा, एक तो शेयर कैपिटल में से हिस्सा मिलेगा उसको। फिर रिवेन्यू नेचर का जो प्रॉफिट होता है ना, उसको हमें माइनॉरिटी का अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर जनरल रिज़र्व मिलेगा, जनरल रिज़र्व, अब माइनॉरिटी को जनरल रिज़र्व ना ड्यूरिंग द ईयर का नहीं उठाओगे आप, क्योंकि ये माइनॉरिटी का आप साल के एंड में जो गिवन होता है वही उठाओगे। तो जनरल रिज़र्व है 70,000, बैलेंस शीट में गिवन है एस लिमिटेड का 70,000, और सरप्लस कितना है 55,000। तो ये सरप्लस से था मेरा मतलब कहने का, जो भी मैंने ड्यूरिंग द ईयर बोला था कि माइनॉरिटी का आप ड्यूरिंग द ईयर नहीं उठाओगे, आप माइनॉरिटी का साल के एंड में जितना गिवन है उसमें से हिस्सा बांटोगे। तो ये आप 55,000 में से माइनॉरिटी को सरप्लस में से हिस्सा दोगे, इस 55,000 में से। ये तीनों चीज़ें माइनॉरिटी को मिला के बन गया 81,250। फिर हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसने वही कर रखा है, बस 5,000 का आधा कर दिया, 2,500 हो गया। अब इन सब चीज़ों को उठा के आपने एज इट इज़, जैसे हम अब तक सम करते आए हैं वैसे ही आपने इनको बैलेंस शीट में डालना है। तो मैं आपको जो हमारा बैलेंस शीट में अलग पॉइंट है वो बता देती हूँ बस। देखो यहाँ पे हमारे दो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, एक तो इन्वेंट्री और दूसरी प्रॉफिट। तो हमारा जो जनरल रिज़र्व और प्रॉफिट का पॉइंट आता है वो कैसे हुई कैलकुलेशन हमारी, कि जनरल रिज़र्व एच का देखते हैं हम पहले कितना गिवन है हमें, क्योंकि हमें कंसोलिडेटेड बनानी है। फिर एच का रिज़र्व का हिस्सा देखो कितना है, एच का 1,50,000 हिस्सा है। फिर एच का प्रॉफिट कितना है, 90,000 का है। अब इसमें और क्या क्या ऐड होता है, रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट ऐड होता है, जो कि कितना है 22,500। तो हमने ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे। देखो डेढ़ ये रहा 90 प्लस 22,500। अब इसमें से हमें ये जो 2,500 है वो माइनस करना है, तो इसने ये 2,500 माइनस किया हुआ है
लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,500 का। ये आपका टोटल बन गया 2,60,000। एक तो ये चेंज है। फिर दूसरा चेंज क्या है इस बैलेंस शीट में कि इतना ही अमाउंट ये जो 2,500 का है आपको इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करते वक्त भी माइनस करना है। वो कैसे करना है कि जब आप असेट्स के कॉलम में जाओगे, असेट्स में जाओगे, इन्वेंट्री दोनों की ऐड करके दिखाओगे। इन्वेंट्री दोनों की ऐड करके, ये देखो ये नोट बना के दे रखा है, इन्वेंट्री ए की इतनी है, एच की इतनी है और एस की 1,77,000 है, दोनों का टोटल उसमें से माइनस किया 2,500 जो कि अनरियलाइज्ड है, ये आ गया। और बाकी सम में सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट और पोस्टिंग बैलेंस शीट में सेम है जैसे हम अब तक करते आए हैं। इस सम में बस इसका यही इफ़ेक्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा है, वो देख लो, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एलिमिनेशन करना है हमें म्यूचुअल और इंटर कंपनी अर्निंग्स, मतलब कि दो कंपनीज़ हैं जो हमारी, उनमें से अगर सेम चीज़ एक के पास और दूसरे के पास भी है सेम अमाउंट में, तो हमें उस चीज़ को नेग्लेक्ट करना है अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। जैसे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जैसे एक कंपनी के डेटर हैं तो दूसरी कंपनी के लिए वो क्रेडिटर होगा। अगर दोनों का सेम अमाउंट से है वो चीज़, तो हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उस उतने अमाउंट से डेटर्स या क्रेडिटर की एंट्री नहीं करनी है। ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है, ऐसे ही लोन है और ऐसे ही करंट अकाउंट बैलेंस है। इसमें क्या है कि भाई जैसे अब एक कंपनी के जो हैं वो डेटर्स हैं 60,000 के डेटर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और बी कंपनी है उसके क्रेडिटर्स हैं। अब जो ए के डेटर हैं वो बी के क्रेडिट, अब जो अगर दोनों आपस में ट्रेड कर रही हैं तो की बात है, ये सिर्फ एक दूसरे से ट्रेड करती हैं, तो जो ए के डेटर्स होंगे वो बी के क्रेडिटर्स होंगे अगर ये दोनों साथ में ट्रेड कर रही हैं सेम अमाउंट से। तो ऐसे अमाउंट को हमें निगलेक्ट करना है अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। लेकिन अगर ऐसे ही बात है कि ए और बी दो कंपनी हैं, इसके जो डेटर्स हैं वो 60,000 के हैं, ठीक है, और बी के क्रेडिटर्स जो हैं वो सिर्फ 10,000 के हैं, तो ये जो दोनों आपस में इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब इसके जो बाकी के डेटर्स हैं वो इसके किसी और के ट्रेडिंग के साथ हैं, किसी और के साथ इसने पार्टी का ट्रेड किया है 50,000 का, वहाँ से इसके इतने डेटर्स बने हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ये दोनों आपस में भी ट्रेड करते हैं, इसका मतलब माना जाएगा कि ये जो 10,000 की एंट्री है इसको हम निगलेक्ट करेंगे, बाकी के जो 50,000 हैं जो कि किसी और पार्टी से हैं उनकी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एंट्री दिखाएंगे, ना कि इन 10,000। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल ओनिंग्स हैं, इन इसलिए 10,000 को क्रॉस करके हम जो बाकी का बैलेंस बचेगा वो दिखाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब सभी हेडिंग्स में यही है कि अगर डेटर्स क्रेडिटर्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनते हैं, जैसे किसी के लिए ट्रेड पेबल्स हैं, दूसरे के लिए वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, BPBR जिसे हम कहते हैं। फिर लोन, एक कंपनी दूसरे को लोन दे रही है, एक दे रही है तो दूसरी उसको रिसीव कर रही है। फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं। तो अगर इन टॉपिक्स की अमाउंट, इन हेडिंग्स की अमाउंट दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक कंपनी के दूसरे को रिप्रेजेंट करते, दूसरे की पहले को रिप्रेजेंट करते, तो उस अमाउंट को हमें एंट्री नहीं देनी है, बाकी बची हुई अमाउंट को एंट्री देनी है, ठीक है। बाकी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आप इसको खुद भी पढ़ के देखना, इसमें यही सब बोला गया। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, वो थोड़ा बड़ा है। एक बार आप ये यहाँ तक करके इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये जो 17th इलस्ट्रेशन है जो कि इस टॉपिक पे बेस है इन म्यूचुअल अर्निंग्स पर, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।